नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आकार आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा प्रमुख टॉपिक जो कि आपको थंबनेल में भी दिखा होगा वो है हिंदी के उत्तर कैसे लिखे जाएं, या फिर जो पेपर 5 है उसमें कितने प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 10 नंबर। आपने यदि पाठ्यक्रम देखा होगा तो इतने तरीके से जो है प्रश्न बनते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 1 नंबर का प्रश्न कैसे उत्तर 1 नंबर के प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाए, 2 नंबर में क्या लिखना चाहिए, 3 नंबर के प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से लिखना चाहिए और क्या इस पेपर का फॉर्मेट होता है, किस तरह की आयोग ने जो है कॉपी डिसाइड कर रखी है, वो सारी बातों पर हम यहां पर प्रकाश डालेंगे। अब इस बात को देखने के लिए पहले हमें देखना होगा कि हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मुख्य बातें ही देखने को मिलेंगी। जैसे कि पेपर 5 होता है मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी का, जिसका नाम है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। ये पूरे 200 अंकों का होता है, जिसके लिए 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। कितना टाइम मिलता है आपको? 3 घंटे का। और कुल अंक कितने होते हैं? 200। और इस प्रश्न पत्र के बारे में यदि आपको जानना है तो आप ये पूरा पढ़ेंगे कि स्नातक मतलब ग्रेजुएशन लेवल की हिंदी पूछी जाएगी और उसका भी एक पाठ्यक्रम निर्धारित है। आप हिंदी में देखोगे इस पेपर में तो 8 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और इन 8 प्रश्नों के अंतर्गत इस पूरे सिलेबस को मेंशन किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इस वीडियो को लाने का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो को लाने का उद्देश्य है एमपीपीएससी मेंस 2021 का पेपर 5, और इस वीडियो को लॉन्च भी हम इस पेपर के 1 दिन पहले कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि कल जब आप ये पेपर लिखोगे तो आपकी कुछ चीजें यदि छूटी हुई हैं, आपको यदि इसमें कोई डाउट है तो वो शायद हम जो है क्लियर कर दें। थोड़ी बहुत हम हेल्प कर सकते हैं, बाकी आपने जो कंटेंट याद रखा है उसमें प्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसके उद्देश्य को लेकर इस वीडियो को जो है बनाया गया है। अब इसमें आप देखोगे सिलेबस वगैरह आपको जानकारी है कि लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या कितनी होगी? 25, और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित रहेंगे। इसका मतलब पहला जो प्रश्न है वो 75 नंबर का होगा, जिसके कुल 25 भाग रहेंगे, 1.1 से लेकर 1.25 तक, और ये निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। मतलब जो सिलेबस आपका दे रखा है आगे, एक स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में, तीसरी स्लाइड में, तो ये जो सिलेबस है इसी से आधारित, इसी से जुड़े हुए प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे कि एक टॉपिक दे रखा है अलंकार, तो अलंकार की जो श्रेणी है वो 5-5 नंबर में है। मतलब 1 नंबर के 5 क्वेश्चन, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर से। लेकिन इस श्रृंखला से 3 नंबर के भी प्रश्न बनेंगे, ये आयोग ने स्पेसिफिक कर दिया है 2020 के मेंस के पेपर होने के बाद। क्योंकि यदि आप 21 का मेंस देने जा रहे हो तो उम्मीद करता हूं आपने 2020 का पेपर तो देखा ही होगा। उस 2020 के पेपर को लिखना कैसे था और 2021 के पेपर का प्रेडिक्शन कैसे लगाना है, वो सब 2020 में इंक्लूड है। और आपने देखा होगा अलंकार से 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे थे, लेकिन अलंकार से 3 नंबर का प्रश्न भी बना था, जैसे उपमा अलंकार किसे कहते हैं, या अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा लिखो, या अलंकार संबंधी आचार्य दंडी की परिभाषा लिखिए। तो वो सब 3 नंबर में आते हैं। तो सिलेबस ये कहता है कि अलंकार के 1-1 नंबर के टोटल 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन साथ में 3-3 नंबर के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी 20 नंबर का और अंग्रेजी से हिंदी 15 नंबर का। हिंदी से अंग्रेजी में 5 सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, जो कि पहले पैराग्राफ में आते थे। अब पैराग्राफ में ना आते हुए क्वेश्चन आते हैं लाइन टू लाइन। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर
जो क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा ये 20 नंबर के, वो क्वेश्चन आएंगे टोटल 5 और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 4 नंबर का। तो 20 नंबर को 5 प्रश्नों में डिवाइड किया गया है और जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। ऐसे ही अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वो होंगे 3-3 नंबर के, इसीलिए टोटल स्कोर कितना होगा 15। अब ये 35 नंबर का तो फिक्स कर दिया, लेकिन इस सेक्शन से 3 नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्लूड रहेंगे। अब 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अनुवाद के जो प्रकार हैं, अनुवाद के जो गुण हैं, एक अच्छे अनुवादक के जो गुण हैं, वो सब 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। जैसे आप लोग जब अनुवाद पढ़ते हो तो अर्थानुवाद क्या है, भावानुवाद क्या है, सारा अनुवाद क्या है, आशु अनुवाद क्या है, शब्दानुवाद क्या है, ये जितने भी अनुवाद के प्रकार हैं ये सब 3-3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर के प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं। अगला कॉलम आपको मिलेगा, वो अगला कॉलम मिलेगा संधि, समास और विराम चिन्ह से। किससे बनेगा? संधि, समास और विराम चिन्ह से। तो आप देख रहे हो संधि, समास और विराम चिन्ह से 2-2 नंबर के 10 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन संधि से, समास से और विराम चिन्ह से 3-3 नंबर के प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको एमपीपीएससी 2020 का जो मुख्य मेंस का पेपर हुआ था उसमें आपको दिख जाएंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे 3 नंबर में। जबकि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, महोदय का संधि विच्छेद कीजिए, निहि प्लस आकार इज इक्वल टू व्हाट, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे 2 नंबर में। अब मुद्दा यह है कि 2 नंबर में कितना लिखना है और 3 नंबर में कितना लिखना है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या इन दोनों में डिफरेंस होगा या एक जैसे लिखेंगे? ये छोटी छोटी चीजों पर हमें आज के वीडियो में जो है बात करनी है। ऐसा ही समास और इसी तरीके से विराम चिन्ह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगले यूनिट 5 में आपको मिलेगा प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां। मतलब इस व्याकरण पर आधारित, इन शब्दावलियों से आधारित 2-2 नंबर के आपके 10 प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इन जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहां से 3-3 नंबर के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो आपको बस ये डिफरेंस करना है कि 2 नंबर का प्रश्न कैसा होगा और 3 नंबर का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहां से वर्ड टू वर्ड आएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि विज्ञप्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विज्ञप्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप उसको सामने आंसर लिख दोगे। भाई रिलीज कहते हैं, कम्युनी कहते हैं, 2 आंसर इसके हो सकते हैं, कोई एक आपको लिखना है। क्वेश्चन आपसे आ गया कि भाई अग्नि के पर्यायवाची लिखो, तो आप सामने क्या करोगे, पर्यायवाची लिख दोगे। क्वेश्चन आपका आ गया कि भाई नर का विलोम क्या होगा, तो आप यहां पर आंसर के रूप में क्या लिख दोगे, मादा। क्वेश्चन आपका आ गया कि बत्ती का तत्सम लिखिए, तो बत्ती का तत्सम आप लिख दोगे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब आप इस तरीके के प्रश्न को देख रहे हो तो उसका उत्तर आपको 1 वर्ड में मिल रहा है। जैसे कोई मुहावरा है, कोई कहावत है, तो उनका क्वेश्चन केवल अर्थ की दृष्टि से आएगा। मतलब मैंने बोला आंखें 4 होना, तो केवल आपको इसका अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग अब नहीं करना है। 2020 से पहले क्या हुआ करता था, वाक्य में प्रयोग भी करते थे, अर्थ भी बताते थे। लेकिन 2020 के बाद या 2020 से शुरुआत क्या हो गई है, केवल 2 नंबर में आपको अर्थ लिखना है और कुछ भी विशेषता आपको नहीं देनी है, क्योंकि स्पेस भी नहीं है। पहले क्या होता था, शब्दावलियों से क्वेश्चंस आते थे 10 और करना होते थे 5। अब समस्या यह है कि जितने प्रश्न हैं उन सभी को अनिवार्य रूप से आपको करना है। तो यह भी एक अपने आप में समस्या है कि 10 प्रश्न आएंगे और 10 के 10 आपको करना है, ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब इस तरीके के प्रश्नों को कैसे कंप्लीट किया जाएगा वो हम बात करेंगे। अगला मिलेगा अपठित गद्यांश, मतलब अनसीन पैसेज। यहां एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ के माध्यम से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और इस 5 प्रश्नों का उत्तर इस पैराग्राफ, इस गद्यांश या पद्यांश को आधार बनाकर आपको देना है।
ध्यान रखना, इस अपठित गद्यांश में उस पैराग्राफ को केवल आधार बनाना है, आप उसके अतिरिक्त भी अपने शब्द ऐड कर सकते हो। हूबहू गद्यांश में जो लिखा है वैसा का वैसा लिख रहे हो तो फिर आपके नंबर कटेंगे। आपको थोड़े से अपने विचार, उसमें एक भाव आपको डालने पड़ेंगे, तब जाकर आपको जो है 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। यहां से 3 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। पल्लवन और संक्षेपण, ये 10-10 नंबर के 2 टॉपिक हैं, लेकिन इस पल्लवन और संक्षेपण से 3-3 नंबर के प्रश्न भी बनेंगे और बनते आए हैं। क्या बनेंगे? पल्लवन के अन्य नाम लिखिए, संक्षेपण की विशेषताएं लिखिए, संक्षेपण के गुण लिखिए, पल्लवन के नियम लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर में बनेंगे। जबकि 10 नंबर का प्रश्न आएगा कि एक पंक्ति दे रखी होगी कि नर और नारी जन्मते हैं मरते हैं, राष्ट्र सदैव अमर होता है, इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। तो वो सीन जो है वो अलग है। तो कहने का अर्थ यह है कि पल्लवन और संक्षेपण 2 ऐसे टॉपिक हैं जो 10-10 नंबर में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन 3-3 नंबर के प्रश्न भी यहां से बनेंगे। अब मुद्दा इंपॉर्टेंट आता है कि 3 नंबर के प्रश्नों का फॉर्मेट कैसे होता है। तो आपको स्क्रीन पर कुछ लाइन दिख रही होंगी, उस लाइन में एक जगह आपको दिख रहा होगा प्रश्न और दूसरी जगह आपको दिख रहा होगा उत्तर। तो कोई प्रश्न आ जाता है, उसका उत्तर 1, 2, 3 पंक्तियों में हमें लिखना होता है। ये जो चौथी पंक्ति है वो केवल मार्जिन के लिए है। तो देखने को 4 लाइन आपको दे रखी होती हैं, लेकिन लिखना कितनी पंक्ति में? आपको 1, 2 और 3 में। यदि आप टैलेंटेड हो, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप इस चौथी लाइन का भी प्रयोग कर सकते हो, बशर्ते बस वो हौच पौच ना हो। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहली बात यह है कि जीएस और हिंदी की आंसर राइटिंग में अंतर होता है। जीएस में हम वाक्य को कंप्लीट ना करें चलेगा, कॉमा लगाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको वाक्य पूरा करना होगा। जी हां, हिंदी में आपको वाक्य पूरा करना होगा और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे एक क्वेश्चन हम यहां पर सैंपल के तौर पर देखते हैं कि व्यंजन संधि उदाहरण सहित समझाइए, को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न उठा व्यंजन संधि से। अब व्यंजन संधि के इस प्रश्न को यदि आपको उत्तर के रूप में लिखना है तो आप क्या करोगे? शुरुआत करोगे कि जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो, स्वर या व्यंजन से होता है तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये पूरा सेंटेंस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये हिंदी है और भाषा की विचार, भाषा की स्पष्टता के लिए ये काम आपको करना पड़ेगा। अब ये लिख दिया आपने, अब आपके पास बची है एक लाइन और आपको लिखना भी क्या है? उदाहरण ही है। डेफिनेशन हमने बता दी, अब उदाहरण देना है। आप उदाहरण उसी क्रम में दोगे जिस क्रम में आपने डेफिनेशन लिखी है। आपने बोला व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन। आप इस डेफिनेशन को परिवर्तित भी कर सकते हो, शब्द आप थोड़े से बदल भी सकते हो। कैसे? जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से, या फिर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। लगभग 1.5 से 2 लाइन आपकी भरेगी। उदाहरण आप लिखोगे, वाक प्लस ईश इज इक्वल टू वागीश, कॉमा लगा दो यहां पर अर्धविराम के साथ। फिर अगला लिखोगे, अगला आप लिखोगे दिक् प्लस विजय इज इक्वल टू दिग्विजय। आखिर हमने ऐसे 2 उदाहरण क्यों लिखे? सही और सटीक कैसे होगा देखना।
आपने डेफिनेशन बोली व्यंजन के बाद स्वर, तो आपने एक एग्जांपल लिया व्यंजन प्लस स्वर, ये देखो, तो उत्पन्न जो परिवर्तन हुआ वो हो गई आपकी व्यंजन संधि। आपने एक उदाहरण लिया व्यंजन प्लस, आपने एक उदाहरण लिया व्यंजन प्लस व्यंजन, और बना भी क्या आपका व्यंजन। तो जिस हिसाब से आपने डेफिनेशन लिखी है कि व्यंजन के बाद स्वर, तो पहला एग्जांपल आपको व्यंजन प्लस स्वर मिलेगा। फिर आपने लिखा है व्यंजन के बाद व्यंजन, तो दूसरा उदाहरण भी आपने उसी क्रम में लिखा है। यदि हम इस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे तो मुझे लगता है आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होगा, और जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनके माइंड में एक चीज जाती है कि व्यक्ति जो है बहुत व्यवस्थित है, अपनी बात को जो है नाप तोल कर बोल रहा है। सही सटीक आपने वर्णन किया है, मतलब लिखते तो दुनिया है। आप ये मानिए जब हम मेंस देते हैं तो मेंस दे रहे हैं लगभग 20 गुना लोग, और इस 20 गुना से ये बदल जाएंगे 3 गुना में। मतलब 100 बच्चों ने, एक एग्जांपल लेते हैं, 100 बच्चों ने, 100 विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स दिया है, उनमें से आगे गए 20, और 20 से आगे जाएंगे 3, और 3 से आगे जाएंगे 1। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो 20 से 3 तक का सफर है उसमें जो 17 लोग बाहर हुए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 17 को नॉलेज नहीं थी। नॉलेज थी, सब कुछ था, पूरा ज्ञान था, खूब पढ़ा था, लेकिन जब ज्ञान प्रदर्शन की बात आई तो उन्होंने उस नॉलेज को प्रेजेंट नहीं किया एल्गोरिथम से, एक सीक्वेंस से, एक क्रम से आपने जो है अपने नॉलेज को प्रदर्शित नहीं किया, जिसका परिणाम हमें यह हुआ कि हम वापस प्री दे रहे हैं, फिर मेंस दे रहे हैं, फिर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपका नॉलेज जो है वो अच्छी बात है, लेकिन उस नॉलेज को प्रेजेंट करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात लिखना, यही तो मेंस है। क्या पूछा जा रहा है, क्या उत्तर हम देना चाह रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे अब इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग सब लिखते हैं, सब कुछ काम करते हैं, लेकिन डेफिनेशन के बाद वो पता नहीं क्यों उदाहरण लिखना भूल जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बोल दिया केवल विसर्ग संधि, और मैंने कुछ भी नहीं बोला कि उदाहरण लिखिए या ना लिखिए, क्या करना है वो सब आपने देख लिया। मैंने क्वेश्चन लिखा केवल विसर्ग संधि, या क्वेश्चन आया विसर्ग संधि को स्पष्ट कीजिए, तो कायदा यह बनता है कि आप डेफिनेशन लिखोगे कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को, उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। चूंकि हिंदी की जो आंसर राइटिंग है उसमें आप देखोगे वर्ड लिमिट 20 वर्ड्स है, 3 लाइन है, जो कि जीएस से जस्ट डबल है। जीएस में होते हैं 10 वर्ड्स, तो वहां पर सेंटेंस पूरा हो ना हो चलेगा, लेकिन हिंदी में वो सेंटेंस हमें पूरा करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सामान्यतः आप ऐसा भी लिख सकते हो कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, ये भी उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास स्पेस है, वर्ड लिमिट है, तो क्यों ना हम उसको पूरा कंप्लीट कर दें, तो भाषा की स्पष्टता हो जाएगी, क्योंकि भाषा का है विषय। अब आपने लिखा है विसर्ग के बाद स्वर, तो आपको एग्जाम्पल लिखना होगा निहि प्लस आकार। आपने उदाहरण क्या लिखा? विसर्ग के बाद स्वर, और उत्तर लिख दिया निराकार। तो ये आपने जो लिखा है वो पूरा जस्टिफाई हो गया डेफिनेशन। फिर आपने लिख दिया निहि प्लस बल इज इक्वल टू निर्बल। तो ये जो चीजें हैं ये हो जाएगी विसर्ग प्लस व्यंजन। तो विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग के बाद व्यंजन, जिस हिसाब से, जिस सीक्वेंस में आपने डेफिनेशन लिखी है उसी सीक्वेंस में आपने आंसर कंप्लीट किया है, उसे हम कहेंगे 3 मार्कर का एक बेहतर, एक बेस्ट प्रेजेंटेशन, है ना। अब आप चाहो तो एग्जांपल दूसरे ले सकते हो जरूर, लेकिन लेना आपको विसर्ग प्लस स्वर ही है। लेकिन यदि आप लिख रहे हो निहि प्लस बल पहले लिख दिया, निहि प्लस आकार बाद में लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है, आंसर एकदम सटीक है। अब ये कॉपी चेक करने की मानसिकता पर डिपेंड करेगा, कॉपी चेक करने वाले की मानसिकता पर निर्भर करेगा कि वो आपको पूरे नंबर दे या काट दे। क्योंकि आपने लिखा सब कुछ है, बेहतर है, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वीक है, और उसको आपको बेहतर करना है तो आपको थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप खुद सोचकर देखो, जिस
सिस्टम से हम लिख रहे हैं, जिस क्रम से हम लिख रहे हैं, उसी क्रम में यदि हम उदाहरण दे दें तो मुझे लगता है वो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, वो सेंटेंस, वो उत्तर, वो प्रश्न आपका पूर्ण माना जाएगा। ऐसे ही मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कर्मधारय समास को स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास को स्पष्ट कीजिए। तो आपके माइंड में जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपके माइंड में वो 2-3 पॉइंट जरूर होना चाहिए कि भाई मुझे एक तो डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद मुझे उदाहरण लिखना जरूरी है, और यदि मेरे पास स्पेस है तो मैं या तो उसके अन्य नाम या कोई प्रकार है तो उसको भी ऐड करूं। तो आप ये मान के चलिए कि 3 नंबर के जब प्रश्न आएंगे तो आपको परिभाषा तो लिखना ही लिखना है। यदि उसमें उदाहरण, एग्जाम्पल की गुंजाइश है तो वो उदाहरण आपको देना है। यदि आपके पास स्पेस बच रही है तो आप अन्य शब्दों का सहारा ले सकते हो, या तो प्रकार या फिर उसका अन्य नाम। इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे तब जाकर वो कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन यदि आप लिख रहे हो परिभाषा, फिर लिख रहे हो प्रकार, फिर लिख रहे हो उदाहरण, तो ये हो गया वीक कंटेंट। आपको लिखनी है पहले परिभाषा, फिर लिखना है उदाहरण, फिर आपको प्रकार या कोई अन्य बात है तो वो लिखो। आ रही बात समझ में? उदाहरण लिखना मस्ट है यदि आप जो है ऐसा प्रश्न का उत्तर दे रहे हो जिसमें उदाहरण की गुंजाइश है। स्वर संधि आप लिखोगे उसमें उदाहरण देना है, तत्पुरुष समास लिखोगे उसमें उदाहरण देना है, कर्मधारय लिखोगे उसमें उदाहरण देना है, कोई विराम चिन्ह के बारे में लिखते हो उस विराम चिन्ह की डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए फिर उदाहरण देना है। तो हर जगह आपको उदाहरण देने पड़ेंगे 3 नंबर में। अलंकार आप लिख रहे हो, आपने बोला कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, अब आप जानते हो इसे अनुप्रास कहते हैं, लेकिन हम उसे क्यों माने अनुप्रास, तो उसके लिए आपको कोई पंक्ति दिखानी पड़ेगी उदाहरण के साथ, तब जाकर वो आंसर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो ये तो थी 3 नंबर की बात। अब हम बात करते हैं 1 नंबर के प्रश्न की। आप जानते हैं कि जो 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा केवल अलंकार से। किससे पूछा जाएगा? अलंकार से। और इस 1 नंबर के प्रश्न के लिए 2 सेक्शन आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको शब्दालंकार और एक आपको मिलेगा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्दालंकार से 1 नंबर के 5 प्रश्न, अर्थालंकार से 1 नंबर के भी 5 प्रश्न। इसमें भी 3-3 आपको देखने को मिलते हैं। एक मिलेगा आपको अनुप्रास, एक मिलता है आपको यमक और एक मिलता है आपको श्लेष। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा उपमा, एक मिलेगा रूपक और एक मिलेगा उत्प्रेक्षा। मतलब जो 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस 2 कैटेगरीज में डिवाइड रहेंगे, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में भी 3 मिलेंगे, अर्थालंकार में भी 3 ही मिलेंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा सुनिए। जिन कविताओं की पंक्तियों में किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वो कौन सा या वहां कौन सा अलंकार होगा। अब यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, चाहे लाइन कितनी भी दे रखी हो, उसका आंसर 1 वर्ड में हो जाएगा और वो आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और जब ऐसे प्रश्न आते हैं और आपको कोई कंफ्यूजन रहे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप ये सोचना कि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, या तो वो अनुप्रास होगा या यमक होगा या श्लेष होगा। तो इसकी ट्रिक कैसे होती है, कैसे इसके आंसर लगाए जाते हैं, इसके लिए तो मैंने आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से जो है ये सारी चीजें बताई हैं। अलंकार का पूरी सीरीज ही अलग बना दी, तो वहां से आप ये चीजें देख लेना। बाकी 1-1 नंबर के प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में, एक लाइन में, 2 लाइन में भी हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार केवल एक शब्द लिख रहे हैं तो चलेगा क्या। लोग क्या गलती करते हैं, उसने पूछा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आंसर दे दिया अनुप्रास, लेकिन कुछ लोग इस अनुप्रास की भी परिभाषा लिखने लग जाते हैं। अब यार जो पूछा गया है उसकी बात करो, 1 नंबर का प्रश्न है तो उत्तर भी तो 1 नंबर के हिसाब से ही देना है कि 3 नंबर के हिसाब से दोगे। यदि आप 3 नंबर जैसा लिख रहे हो तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन उसकी मानसिकता हो जाएगी कि भाई ये कैंडिडेट को कोई मतलब नहीं है प्रश्न पूछने से, ये तो बस उत्तर लिखता है अपने हिसाब से। तो प्रेजेंटेशन में कमी आती है जिसका परिणाम हमें आने वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। सेम यहां कैटेगरी होगी।
मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि पीपर पात सरस मंडोला, आया था लास्ट ईयर, इसमें डोलना शब्द क्या है? तो डोलना शब्द एक साधारण या समान धर्म है, केवल इतना लिखना है, जो कि उपमा अलंकार का अंग है। बस इतना लिखकर हम उसे समाप्त करेंगे। अब हम उसकी डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, हम पूरा उपमा अलंकार भी लिख रहे हैं, तो ये एक बड़ा फॉल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 नंबर का प्रश्न क्लियर हुआ। 2 नंबर के प्रश्न की 2 वैरायटीज आपको मिलेगी। एक मिलेगी संधि, समास और विराम चिन्ह से। ठीक है, एक आपको जो सेक्शन मिलेगा 2 नंबर का, वो मिलेगा आपको शब्दावलियों से, जो 7 शब्दावली आपकी दे रखी है उनसे। अब इनसे जो फॉर्मेट आपका पूछा जाएगा वो आएगा लाइन में। 3 लाइन आपको मिलती है, लेकिन उत्तर 1 लाइन या 2 लाइन में भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन का नेचर डिसाइड करेगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि चिद्रूप का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, तो आप डायरेक्ट लिखोगे चित्त प्लस रूप और ब्रैकेट में लिख दोगे नीचे व्यंजन संधि, खत्म काम। जैसा पूछा गया है वैसा लिख दो। अब आप व्यंजन संधि को भी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर आपने 3 नंबर में क्या किया भाई? तो 2 नंबर के क्वेश्चन 1 या 2 शब्द या 1 लाइन में भी जा सकते हैं। हाँ, केवल वो इतना पूछ रहा है कि चिद्रूप का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप लिखोगे चित्त प्लस रूप। अब आप चाहो तो संधि का नाम भी लिख दो, उसमें कोई बुराई नहीं है, इवन लिख दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो भले आपसे केवल संधि विच्छेद या संधि का प्रश्न पूछे, लेकिन आपको यदि संधि का नाम पता है तो आप वो ऐड कर सकते हो, बशर्ते आप बस डेफिनेशन मत लिखना यार। 2 नंबर में डेफिनेशन का कोई काम नहीं है जब तक पूछा ना जाए। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 2 नंबर में कि संधि के प्रकार लिखिए, तो केवल स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ऐसे ही लिखोगे ना, कि पूरा आप उसको सोच कर देखना कि पूरा डिस्क्राइब करोगे। स्पेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप लिखे ही जाओ, भाषा की कौशलता भी देखी जाती है कि आपके पास कितने वर्ड्स हैं, कितने लिमिट है, और फिर भी आप जो है कम शब्दों में अपनी बात अच्छे से लिख रहे हो। शब्दावलियों में तो कोई इश्यू ही नहीं है। इस तरीके का फॉर्मेट आता है, आपने देखा होगा, आयोग की वेबसाइट पर भी ऐसे फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से 10 जो है बॉक्स आपको मिलते हैं, प्रत्येक बॉक्स में एक एक प्रश्न जो है रहता है। इसमें तो लिमिट हो गई कि आपको जो है एक कम स्पेस में ही आंसर देना है, 1 वर्ड में ही आंसर देना है। क्वेश्चन पूछ लिया नर का विलोम लिखो, तो भाई आप सामने लिख दोगे मादा, केवल इतना आंसर। क्वेश्चन पूछ लिया विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद लिखो, विज्ञप्ति को अंग्रेजी अनुवाद लिखो, तो आप यहां पर लिख दोगे उत्तर रिलीज। क्या लिख दोगे? रिलीज। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। आपने लिखा कि राक्षस के 3 पर्यायवाची लिखो, तो यहां पर आप वो पर्यायवाची लिख दोगे, काम खत्म। अब आपसे केवल वो पूछ रहा है कि राक्षस के पर्यायवाची लिखो, तब भी आपको मिनिमम 3 तो लिखना ही लिखना है। एक सम्मानजनक आपको उत्तर देना है। कोई बोल रहा है कि आंखों का अंधा नाम नयन सुख, इस कहावत का अर्थ लिखो, तो यहां पर केवल अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि स्पेस भी नहीं है। तो आई बात समझ में? 2 नंबर का प्रश्न कुछ ऐसा बनेगा। 3 नंबर के प्रश्न की हम बात करेंगे, तो 3 नंबर के मुख्य प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 25, और ये 25 प्रश्न 3 नंबर में कैसे लिखे जाएंगे, ये चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कर दी। इसके अलावा 3 नंबर से प्रश्न आपको अनुवाद के माध्यम से भी मिलते हैं, और वो मिलते हैं आपको अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। मतलब कोई एक लाइन दे रखी होगी इंग्लिश में, उसको आपको हिंदी रूपांतरण लिखना है, तो वो 1 लाइन का उत्तर 1 लाइन में ही आएगा। ऐसा नहीं कि उसमें भी 2 से 3 लाइन दे रखी है तो तीनों भरना है। सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला टाइप जो मिलेगा वो मिलेगा 4 नंबर का। 4 नंबर के वैरायटीज आपको 2 जगह मिलेंगे, एक मिलेगा अनुवाद में और एक मिलेगा आपको अपठित गद्यांश में। अनुवाद में जो आपको मिलेंगे वो 4 नंबर के 5 प्रश्न मिलेंगे, गद्यांश में भी 4 नंबर के 5 प्रश्न मिलेंगे। ये जो 5 प्रश्न हैं ये मिलेंगे आपको हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए, और ये जो 5 प्रश्न आपको मिलेंगे
वो मिलेंगे आपको एक पद्यांश एक गद्यांश के आधार पर, उसी आधार पर 5 प्रश्न। मतलब ये 5 प्रश्न तो आसान है बहुत, लेकिन इस अनुवाद के लिए आपको वोकैब, टेंस, प्रीपोजिशंस ऐसे ऐसे सेक्शन पढ़ना पड़ेंगे और अल्टीमेटली आपको इंग्लिश अच्छे लेवल की इसमें पता होना चाहिए, नहीं तो 35 नंबर का सेगमेंट आपका बिगड़ जाएगा। एक लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं, ये फिक्स हो चुका है। कोई लाइन दे रखी होगी, उस लाइन को आपसे हिंदी में पूछेगा वो, और उसका उत्तर वो चाहेगा अंग्रेजी में। इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज है 20 मार्क्स का, जबकि अंग्रेजी से हिंदी जो पूछी जाएगी वो आएगी मात्र 15 नंबर का। लेकिन ओवरऑल ट्रांसलेशन हो गया 35 नंबर का। 3 नंबर के क्वेश्चन जो बनेंगे वो अलग है। तो 1 नंबर की वैरायटीज, 2 नंबर की वैरायटीज, 3 नंबर की वैरायटी और 4 नंबर की वैरायटी होने के बाद आखिरी वैरायटी हमारी बचती है, वो है 10 नंबर की वैरायटी। एक आएगा आपका पल्लवन और एक आपका मिलेगा संक्षेपण। अब संक्षेपण में जो लोग गलती करते हैं, पल्लवन में जो गलती करते हैं, वो हम उस पर बात करते हैं। पल्लवन और संक्षेपण लिखने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। उस प्रश्न में लिखा है कि जिस पंक्ति का आप भाव पल्लवन या पल्लवन कर रहे हैं उस पंक्ति को मेंशन करें। कैसे पता चलेगा? 2 क्वेश्चन दे रखे, दोनों में से एक करना है, तो या तो आप अथवा लिख दो या फिर पल्लवन लिखते समय आप उस पूरी पंक्ति को लिखो और उसके बारे में फिर लिखना शुरू करो। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है तो आपकी लिमिट जो है वो 140 से लेकर 160 शब्दों में होनी चाहिए। क्योंकि आधे पेज में तो क्वेश्चन ही निकल जाता है। आप देखोगे 2 से 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में तो प्रश्न पूछा जाता है और उसके बाद फिर आप उसको मेंशन करते हो तो 2-1 लाइन आप और बिगाड़ देते हो। तो पहले पेज में आपको आधा पेज ही मिलता है लिखने के लिए और फिर एक दूसरा पेज मिलता है, वो फुल मिलता है। तो अल्टीमेटली 1.5 पेज है और 1.5 पेज का मतलब मेंस में लगभग 150 शब्द ही होते हैं। तो वो आपको पूरा यूटिलाइज करना है, पूरे एंड तक भरो, ये जरूरी नहीं है। आपकी बात यदि थोड़ा पहले हो गई, 10-20 शब्द पहले, तो फिर आप उसे कंप्लीट करके खत्म करोगे। संक्षेपण में क्या वर्ड लिमिट होगी ये निर्धारित नहीं है, ये क्वेश्चन पर निर्भर होगी। मान लो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपसे 100 शब्दों का एक गद्य दे रखा है, तो आप ऐसा नहीं कि 150 शब्द लिखा है, 100 शब्दों के इस गद्य को शीर्षक के साथ आपको उस संक्षेपण का, आपको उस गद्यांश का, उस पद्यांश का शीर्षक लिखना मस्ट है। फिर आप एक पैराग्राफ में इस गद्यांश पद्यांश अवतरण का 1/3, 1/3 भाग में इसका परिवर्तन करोगे। मतलब मैक्सिमम 40 शब्दों में आप अपनी बात खत्म कर सकते हो सकता है 5 लाइन में भी आपकी बात खत्म हो जाए। और लास्ट में आप यहां पर शब्द सीमा लिख दोगे तो और बेहतर हो जाएगा। जितने आपने शब्द लिखे हैं वो शब्द वहां पर आप मेंशन कर दो कि 30 हैं, 40 हैं, तो सामने वाले को भी क्लियर हो जाती हैं चीजें। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और याद रखना, जब भी आप जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, अथवा वाले में विशेषकर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि हम किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। क्योंकि 2 ऑप्शन में से जब किसी एक को चुनते हैं तो फिर हमें ये निर्देश ये बताना पड़ता है कि हम किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें आपको ये समझ में आई होंगी। आपका मेंस है और मैं चाहता हूं कि आप ये मेंस बहुत बेहतर तरीके से करें और इसके अलावा आपको इस सब्जेक्ट में हाई स्कोर करना है। 120, 110 तक सीमित नहीं रहना है। आप कोशिश करना 140, 145 नंबर, 150 नंबर तक हम चले जाएं तो हमारा काम बहुत बेहतर हो जाएगा। जो चीज हम सोच रहे थे वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया काम आपका पेपर 5 का। आप ये सारा जो है अंत में ये सारी चीजें देखें, कंप्लीट करें, इस हिसाब से आप पेपर दें। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। और जो आने वाले समय के 2022 के मेंस हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है कारगर साबित होगा। तो सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर करें। यदि आपको सब कुछ बढ़िया लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक की, जो कि मैं बोलता आया हूं वो सारी चीजें आप देखते रहें। और आपको और अधिक जानकारी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एक जगह चाहिए तो आकार आईएएस के ऐप पर पेपर 5, पेपर 6 का एक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सेशन को शेयर जरूर करेंगे।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सौगात के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और देखते रहो आकार IAS का YouTube चैनल। धन्यवाद।